दोस्तों, जब हम सुनहरे पर्दे पर किसी फिल्म का दृश्य या कोई मूवी देखते हैं तो हमारे ध्यान में केवल वो कलाकार रहते हैं जो पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कलाकार होता है उस फिल्म का वह नज़र नहीं आता। ऐसे ही एक कलाकार जो पर्दे के पीछे अपना काम करते हैं, आज हम उनसे मिल रहे हैं उनके साक्षात्कार के लिए। उनका नाम है मेहुल कुमार जी, जो अनेकों फिल्मों की डायरेक्शन कर चुके हैं, अनेकों फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और लेखक रह चुके हैं। उनसे आज हम बात करते हैं उनके ही कार्यालय पर। हालांकि वो हाईली एजुकेटेड थे, इंग्लिश भी हाई फाई था उनका, लेकिन वो उर्दू में हमेशा स्क्रिप्ट लेते थे। तो मैंने इंक्वायरी कर ली थी, तो पूरी स्क्रिप्ट मैं उर्दू में कॉपी करके गया था। अच्छा। हाँ, मेरा एक असिस्टेंट भी उर्दू वाले थे, तो मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया, ऐसे ही पेज पलटा, ओह उर्दू में स्क्रिप्ट है। मैंने जी आपको उर्दू में चाहिए, मेरे को मालूम है। अच्छा, फिर वो एकदम पन्ने पलटते रहे, मैं भी बैठा, और लास्ट में गए 1-2 पेज आए तो वहाँ पढ़ने लगे कुछ, तो बोलते क्लाइमेक्स लिखा हुआ है। मैंने जी मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, मैं बोला क्लाइमेक्स लिखा हुआ है। बोलते ये तो पहली स्क्रिप्ट में देख रहा हूँ जिसमें क्लाइमेक्स डिटेल में लिखा हुआ है, वरना तो क्लाइमेक्स में लिखा हुआ था CLIMAX और नीचे अंडरलाइन किया होता है। डायरेक्टर को पूछता हूँ कि भाई क्लाइमेक्स, तो बोले सर क्लाइमेक्स हमने अभी सोचा नहीं है, बाद में सोचेंगे। बोला नहीं सर, मेरा क्लाइमेक्स यही है और यही रहेगा। तो बोले एक काम करते हैं, अगले संडे हम यहाँ वापस मिलेंगे, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो आई विल से यू यस, और नहीं अच्छी लगी तो नो। बोले नो प्रॉब्लम। फिर मेरे को पूछा कुछ लोग ड्रिंक, मैंने सर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो बोले कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, और फिर मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पिया। यहाँ से निकले फिर प्राण जी को फ़ोन किया मैंने, तो बोले कुछ बोले, बोला नहीं अगले संडे पूरी स्क्रिप्ट सुन के हाँ या ना बोलने वाले। तो फिर अगले संडे एक वीक में वेट कर रहा था कि भाई राज साहब क्या जवाब देंगे। और अगले संडे जब मैं गया तो मैं जैसे बैठा हुआ था, वो आए मेरे को गले लगाया, बोलता आई लाइक योर स्क्रिप्ट। बोलता है कौन प्रोड्यूसर है? तो मैंने बोला प्राणलाल। ओह मिस्टर मेहता, वो प्रोड्यूसर है, उनको तो मैं 2 बार ना बोल चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म करूँगा मैं। बोलता है प्राणलाल जी को बोलो मेरे से बात करें, प्राइस वाइस की जो भी बात करनी कर लेंगे, हम शूटिंग करेंगे, करते हैं। हाँ, ऐसे मेरी मतलब राज साहब के साथ पहली फिल्म स्टार्ट हुई, 6 महीने में कंप्लीट हुई, और वो गोल्डन जुबली फिल्म 50 वीक चली थी, मरते दम तक। उसके बाद फिर राज साहब के साथ जंगबाज स्टार्ट हुई। यहाँ तक राइटर की भूमिका रही है आपकी? हाँ, राइटर डायरेक्टर दोनों। अच्छा जी। तो मतलब ये फिल्म हिट होने के बाद फिर जंगबाज राज साहब के साथ सेकंड फिल्म बनाई, वो भी सिल्वर जुबली हुई। और उसके बाद मेरा हिंदी का करियर स्टार्ट हुआ, और धर्म जी के साथ 2-3 फिल्में आई, जीतू जी के साथ 2-3 फिल्में, सब चलता रहा। फिर मैंने अपना होम प्रोडक्शन स्टार्ट करने का प्लान बनाया। धर्म जी के साथ कौन सी? नफरत की आंधी। अच्छा। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ भी नाइंसाफी थी। अच्छा। हाँ, धर्म जी के साथ 3 फिल्में, जीतू जी के साथ भी 3 फिल्में। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर आपकी थीम जो आपकी जो विचारधारा लगी है वो एक क्रांतिकारी वाली लगी है, एक राष्ट्र प्रेम की लगी है, तो उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। वो मतलब देखिए, मनोज साहब की फिल्में मैं देखता था तो मतलब बहुत चाहता था कि भाई उस जमाने में उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई थी जो आज हो रहा है हमारे यहाँ। तो उससे मैं थोड़ा इंस्पायर होकर, जब मनोज साहब के बाद देशभक्ति की फिल्में बनना बंद हो गई थी, तो मैंने फिर उस टाइम पे सोचा कि देशभक्ति पे क्यों ना कोई फिल्म बनाई जाए जी। तो फिर हम लोग ने तिरंगा की स्क्रिप्ट लिखी, और तिरंगा में मतलब राज साहब को दिमाग में रखे थे, और सेकंड कैरेक्टर फाइनल कोई सोचा नहीं था, क्योंकि पहले मैंने रजनी जी को सुनाई थी, उसमें नाम भी उनका ओरिजिनल रखा है शिवाजी। रजनी जी का ओरिजिनल नाम शिवाजी है, रजनीकांत जी का। तो रजनीकांत जी को जब मैंने कहानी सुनाई थी तो उनको कहानी अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो राज साहब की वजह से बोलते कि मेहुल जी राज साहब के साथ मतलब मेरा जमे नहीं, जमे सेट पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इससे अच्छा मेरे को माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम करेंगे। बोलते नहीं तो मद्रास जाके मैंने कहानी सुनाई थी उनको। अच्छा। हाँ, तो वो फाइनल नहीं हुए। उसके बाद फिर नसीर भाई को भी कहानी सुनाई, उन्होंने भी उस पॉइंट पर नहीं किया, और फिर एंड में नाना को साइन किया। तो नाना को जब मैंने साइन किया तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोलते ये ईस्ट है और दूसरा वेस्ट है, बोलता है ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी, या होगी तो झगड़े होंगे इन दोनों में। मैं बोला कुछ नहीं, मैंने एवरीथिंग क्लियर करके ये सब कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज साहब की मेरी 3rd फिल्म है, नाना के साथ 1st फिल्म है। तो नाना के साथ भी मैंने जब स्क्रिप्ट सुनाई तो उसको भी बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, और वो एग्री हो गया। उसने एक ही शर्त, ये तो गंगा जमुना का मेल किया आपने।
जी। तो नाना ने एक ही शर्त रखी थी कि राज साहब सेट पे इंटरफेयर करेंगे ना तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मैंने राज साहब मेरे वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं करते, बाइंड की हुई स्क्रिप्ट जो मैं तुमको दे रहा हूँ वही राज साहब के पास होती है, सेट पे कोई डिस्कशन नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है वही हम शूट करेंगे। तो इस तरह से देखिए वो भी फिल्म 6 महीने में कंप्लीट हुई। हालांकि उस टाइम पे मेरे को फिल्म लाइन के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर आए थे, मुहूर्त पे वो बोल रहे हैं कि भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए, बोलता है एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, दोनों को लेके बना रहा है। लेकिन पिक्चर कंप्लीट हुई और सुपरहिट हुई। उसके बाद फिर क्रांतिवीर स्टार्ट किया होम प्रोडक्शन में। अच्छा। तो क्रांतिवीर भी सुपरहिट हुई, उसको भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। फिर सबसे बड़ा चेंज मतलब एक बदलाव कि अमित जी 5 साल के बाद कमबैक कर रहे थे जी। और उस टाइम पे मतलब अमित जी ने मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त किए थे जी। हाँ, तो मेरी उनके साथ पहचान थी। मनमोहन देसाई जी ने पहचान करवाई थी मेरी। लव मैरिज का भी उन्होंने मुहूर्त किया था, आसमान से ऊंचा का और आंसू बने अंगारे, तीनों फिल्मों का अमित जी के हाथों से मुहूर्त हुआ था, तो मेरे को जानते थे नाम से। तो ये जब अमित जी का कमबैक का प्लान बना तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि अमित जी मेरे साथ कमबैक करेंगे। और वो मतलब उनके वहाँ से एक बार मेरे को फ़ोन आया कि सर अमित जी के लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपके पास है। तो मैं बोला अमित जी के लिए है स्क्रिप्ट, वो भी मैंने दिमाग में रख के लिखी थी, एक मृत्युदाता। तो उनकी होम प्रोडक्शन थी, ABCL प्रोड्यूस की, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। तो वो फिल्म मतलब इतनी सुपरहिट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन पिक्चर अमित जी के साथ किया और अमित जी के साथ इतने अच्छे रिलेशन हुए कि बाद में उन्होंने मेरी फिल्म कोहराम की नाना के साथ। तो वो मतलब एक यादगार है कि राज साहब ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया था तो पहली फिल्म मेरी की थी मरते दम तक। अमित जी ने भी जब 5 साल के बाद कमबैक सोचा तो उन्होंने पहली फिल्म मेरे साथ की। तो मेरी लाइफ के ये 2 इतने बड़े स्टार जिनका कमबैक मेरी फिल्मों से हुआ, तो आई एम। फिल्म देख करके क्या जन समाज में परिवर्तन आते हैं, आपका क्या मानना है? डेफिनेट परिवर्तन मतलब लोग सोचते तो है डेफिनेट, क्योंकि फिल्म मेकिंग है वो आईना है समाज का। लेकिन आज के टाइम से देखो ना तो आज तो फिल्म ऐसी बन रही है कि मतलब आईना दिखाने वाली कोई बात होती बिल्कुल। लेकिन क्या ये जो वर्तमान स्थिति है, जो लोग देख रहे हैं, जो जनरेशन देख रही है, वो भी आप यकीन मानिए शायद विवेक का इस्तेमाल नहीं करती, देखिए केवल मनोरंजन करती है। जीवन में परिवर्तन हो ऐसा संभव नहीं है उसके लिए। तो क्या ये परिवर्तन हो पाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी देखिए मैंने लास्ट मेरी फिल्म जागो थी, जागो अभी देखिए चाइल्ड रेप पे फिल्म थी, फांसी की सजा सुना मनोज वाजपेयी, रवीना टंडन। उसके बाद मैंने फिल्म बनाना बंद कर दिया, मेरा अपना मल्टीप्लेक्स है पीसफुल लाइफ। क्योंकि आज क्या है मतलब जब से कंपनी आई ने हमारी इंडस्ट्री को धंधा बना दिया, क्रिएशन खत्म हो गया। पहले क्या है, राइटर की पहचान थी, म्यूजिक डायरेक्टर की पहचान थी, लिरिक्स राइटर की, मतलब हर एक की पहचान थी। आज आप एक फिल्म में पूछो तो बोले कौन म्यूजिक डायरेक्टर, बोले मालूम नहीं, 4 म्यूजिक डायरेक्टर। बिल्कुल। राइटर बोले राइटर भी 4 है। अब सोचिए पहले राइटर का नाम लोगों को मालूम होता था, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मालूम होता था, आज म्यूजिक डायरेक्टर के नाम भी मालूम नहीं लोगों को। और अभी इंडस्ट्री आई, जब से कंपनियां आई ना उन्होंने क्या धंधा बना दिया, क्रिएशन से उनका कोई लेना देना नहीं। पहले ही पूछेंगे आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट आप बोल दो बड़ा नाम ले लो, ये लो, ओके गो हेड नो प्रॉब्लम, और वो मैनेज एवरीथिंग बाय हिम। तो आप प्रोड्यूसर भी, पार्टनर भी 3 या 4 पार्टनर होता है। तो फिल्म आप मतलब वो पहले जैसे सब्जेक्ट अब आते ही नहीं है। देखिए कोई यादगार फिल्म नहीं आती, मसाला फिल्में बनती है, इनिशियल लग जाता है 2 वीक 3 वीक, उसके बाद पब्लिक याद भी नहीं करते फिल्में, कुछ सीखने का होता ही नहीं। एक प्रश्न आपके अनुभव से पूछता हूँ कि जातिवाद का बड़ा बोलबाला पहले भी रहा है, बुजुर्गों के टाइम में भी रहा, लेकिन आज का जो जातिवाद है, आज का जो हिंसात्मक जातिवाद है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो देखिए अभी मतलब देखा जाए तो हमारे यहाँ बरसों से ये चल रहा है, उसको रोकने की ट्राई। इसका मूल कारण क्या? मूल कारण ये अनएजुकेशन है हमारे यहाँ, इतना है। हाँ, शिक्षा। हाँ, पब्लिक को, हमारी पब्लिक को हमेशा मिसगाइड करना है तो धर्म के नाम पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक हमारा माइनस पॉइंट भी है। वरना मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री बन सकता है। यहाँ ऊपर वाले ने हमको नदियाँ दी, बर्फ दिए, पहाड़ दिए, जंगल दिए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे देश में नहीं बनती। बिल्कुल, हर चीज़ है। अगर ये सब चीज़ हमारी, और हर हिंदुस्तानी 8 से 12 घंटे काम करता है, वर्ल्ड में कहीं भी कोई नहीं करेगा। आपको सैटरडे संडे भी काम करना है तो इंडियन लोग करेंगे, लेकिन फॉरेन के लोग कोई नहीं करेंगे मेला। तो हमारे लोग मेहनतों भी इतने हैं, सब कुछ है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, गरीबी और दूसरा
मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, और भावनाओं को खरीदा जाता है आपका। यस, यही माइनस पॉइंट हमारा यही है। अनएजुकेशन इतना है तो लोग क्या बहक जाते हैं धर्म बिल्कुल के नाम बिल्कुल है, पे। शिक्षा के नाम पर जो है वो हाँ। सारा दुष्परिणाम Yes. आते हैं। अगर अच्छा आज की जो मतलब इस समय की स्थिति जो राजनीति ये देखती है कि जातिवाद के नाम पर एक दूसरे को बांट करके लाभ उठाया जाता है, तो क्या आज तक की जनता नहीं समझ पाई है और कैसे संभव है? वो तो है ही, देखिए चल ही रहा है ना। मैंने तो क्रांतिवीर में ये सारी बातें जी, बताई थी जी, इसलिए प्रश्न भी आते हैं। लेकिन मतलब लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है, हम्म, क्योंकि मतलब मेन मैंने बोला ना कि अनएजुकेशन इतना है, जी। तो हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए, फिर गरीबी इतनी है, तो वो उसकी वजह से फिर सब कुछ। आपका जो अनुभव रहा है, आपका जो पुरुषार्थ रहा है फिल्मों को लेकर के जो रहा है, जी। भविष्य की योजना क्या है आपको? मैंने तो अभी फिल्म बनाना एक्चुअली बंद ही कर दिया। अभी देखिए, अभी एक कंपनी वालों ने मेरे को बुलाया भी था कि मेरे जी तिरंगा 2 बनाओ, तो मैं बोला ठीक है बनाएंगे तिरंगा 2, कैसे आप बताइए मेरे को। तो बोलते यू विल बी वन ऑफ द पार्टनर। मैं बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टनरशिप। अब मेरे को एज ए डायरेक्टर साइन करो, आपको जिसको आर्टिस्ट को लेना है उसको ले सकते हैं, जैसे फिल्म बनानी है बना सकते हैं। तो बोले आपको हमारे साथ पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम है? बोला देखो मेरे को फिल्म लाइन में अभी 50 साल पूरे होंगे और मेरे को सारे एक्सपीरियंस है, तो मेरे को पार्टनरशिप में नहीं इंटरेस्ट। अब मेरे को एज ए डायरेक्टर साइन कर लो, प्राइस फाइनल करो, पेमेंट फैसिलिटी जैसे आप बोलोगे आई एम एग्रीड में। बोला तो बोले ठीक है हम आपको सोच के बाद में बताएंगे। मतलब ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने नाना को फ़ोन किया, तो नाना ने बोला कि क्यों रिफ्यूज़ किया, व्हाट इज़ द रीज़न? तो बोलता है वो पार्टनरशिप के लिए ना बोल रहे। बोलते वो पार्टनरशिप नहीं करेगा, बोलते उसको एज ए डायरेक्टर साइन करो ना, तो वो क्या प्रॉब्लम है? तो अभी क्या है, कंपनी जब पार्टनरशिप में अपने को लेती है तो हम नाम के पार्टनर होते हैं, एवरीथिंग मैनेज बाय हिम। रिलीज भी वो लोग करेंगे, ऑफिस के स्टाफ, ये वो एवरीथिंग, फिर क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर, ये सारी पोस्टें और आती है। तो पहले क्या, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर, ये 4 मिलके फिल्म बनाते थे, उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अभी तो पार्टनर 4 होते हैं, अब वो 4 पार्टनर, फिर आर्टिस्ट भी पार्टनरशिप में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने से वजह से क्या है, जो डायरेक्टर होता है उसका ध्यान फिल्म मेकिंग में नहीं होता है, वो पैसे के लिए करते हैं। तो आज जो फिल्में बन रही है ना वो धंधा है। आज आर्टिस्ट भी व्यवसाय है क्या? हाँ, पहले के आर्टिस्ट क्या है, कहानी सुनते थे, अगर कहानी अच्छी लगती थी ना तो प्राइस कम करते थे, और फिल्म फ्लॉप होती थी तो नेक्स्ट पिक्चर के लिए प्राइस और कम करते थे कि आपको नुकसान हुआ है, नेक्स्ट पिक्चर में मेरे को कोई बात नहीं, इतना कम दे देना। अब आज कोई आर्टिस्ट प्रोड्यूसर के लिए कोई, मेरा अपना अनुमान है मान्यवर कि उस समय के गीत, उस समय की बातें व्यक्ति के भजनों से ऊपर हो जाती यस थी। यस। तो क्या वो समय आने की संभावना है? कुछ इस तरह के नहीं, संकेत हैं? अभी क्या हो गया, जितनी यंग जनरेशन आई है ना, इंडियन कल्चर से बहुत दूर है वो लोग। आप देखिए आज हमारे कहीं आपने साउथ में आज भी है तो साउथ की फिल्म हिट होती है, माँ बाप की कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम, भाई बहन के रिलेशन, हमारे त्योहार, ये सारे उस फिल्मों में दिखाए जाते हैं। हमारी फिल्मों में वो सब गुल हो गया है। आज देखिए, आज कोई फिल्में, आज मेरी फिल्म के देख लीजिए, जितने भी मतलब नवरात्रि का गीत आज भी सुपर हिट है, राखी का गीत आज भी हर रक्षाबंधन के दिन बीतता है, तिरंगा का टाइटल सॉन्ग, हर देशभक्ति की आइटम हर जगह बजता रहता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो वो उस टाइम वो सिचुएशन के गाने होते थे। और गणपति के मेरे देखिए गाने, माधुरी पे जो पिक्चराइज किया था आंसू बने अंगारे में, वो भी सुपर हिट हर गणपति में बजता है। राज साहब का गाना भी हर गणपति में बजता है। तो ये सारे चीजें होते थे, तो अपनापन लोगों को महसूस होता था। आज क्या है, फिल्म देखने जाओ तो अपनापन महसूस नहीं होता, आप बस वो एक प्रपोजल देख रहे हो और विजुअल्स, हाँ, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम अच्छा, आजकल कुछ लोग उठे हैं, मोहम्मद साहब पे भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं, आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? नहीं, वो तो ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब अनेकों प्रश्न चिन्ह ऐसा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया है, नहीं, वो अनुचित बात मैं मानता हूँ। डेफिनेट वो सवाल है। नई जनरेशन को एक बार क्या कहना चाहेंगे आप? जनरेशन को मैं यही, पूरे राष्ट्र के लिए आप कुछ कहिएगा। देखिए जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में यंग जनरेशन को आने के लिए पहले जैसा टाइम था ना, वैसा टाइम अब नहीं है। पहले कोई भी स्ट्रगलर आता था वो किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की डायरेक्ट मिल सकता था। आज क्या है, एजेंसियां इतनी बन गई है कि आपको एजेंसी के पास जाओ, एजेंसी के पास जाने के बाद पता चला हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपको 4-6 साल घूमते रहो इधर उधर, और कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चले जाने का वापस। पहले ये नहीं था। पहले देखिए जितने बड़े बड़े स्टार भी आए वो भी स्ट्रगल करके स्टार बने।
डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, सब देखो हिस्ट्री सबका। आज वैसा नहीं है वो। और दूसरा क्या हो गया कि आज हमारी इंडस्ट्री है ना, टोटल बिजनेस बन गया, क्रिएशन खत्म हो गया है। और मैं दूसरा ये दूंगा कि हमारे देश को महान बनाने के लिए हमको एक होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन सकता है अगर ये हमारा माइनस पॉइंट अगर निकल जाए ना हमारे दिमाग से, तो हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। ये मेरा आप सबको बोलना है। बहुत सुंदर।